बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चूँकि हम फिज़िकल और केमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ रही थी तो उसमें हम स्ट्रेसर्स पढ़ेंगे। स्ट्रेसर्स का मतलब है कि उन एस्पेक्ट्स की वजह से या जो केमिकल्स है या फिज़िकल जो एस्पेक्ट्स है जो फैक्टर्स है उनमें जब चेंज आता है तो वो एनवायरनमेंट को उसका इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पर क्या होता है तो उसको वो एज ए स्ट्रेसर्स यूज़ होते हैं। यानी एनवायरनमेंट में वो क्या करते हैं कि कुछ प्रोसेस को वो इनहिबिट करते हैं और कुछ की जो रेट है उसको कम कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं क्या होता है कि एक स्मॉल अमाउंट में जब चेंज आती है किसी फिज़िकल पिक्चर में या केमिकल पिक्चर में तो वो क्या करता है कि उसकी वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं एनवायरनमेंट में और उसकी जो असरात है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं किसी और ऑर्गेनिज़म्स पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, ये फिज़िकल या फिर केमिकल एस्पेक्ट्स की वजह से होता है। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट एक एवरेज कंडीशन ऑफ द वेदर हम उसको कह सकते हैं, एक लॉन्ग टाइम तक होता है। सीज़न और जो क्लाइमेट है उसमें बेसिकली फ़र्क ये है कि सीज़न एक स्मॉल टाइम यानी 24 आवर्स या फिर 2-3 दिन की जो मौसमी हालात होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सीज़न कहते हैं। और जो क्लाइमेट है वो एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, यानी 5 to 6 मंथ्स की कंडीशन ऑफ द एरिया को हम क्या करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लाइमेटिक कंडीशन कहते हैं। तो जब फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स यानी उन एस्पेक्ट्स में चेंज आता है तो क्लाइमेट चेंज होता है। और क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, ये या तो नेचुरल होता है। नेचुरल ऐसे होता है कि कहीं पर फ्लड आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए या कहीं पर उस वहाँ पर साइक्लोन आ जाए तो वहाँ पर एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए उसकी क्लाइमेट की चेंज हो जाती है। और वो चेंज क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट और जो कम्युनिटीज़ है डिफरेंट स्पीशीज़ की या फिर पॉपुलेशंस है उन पर ये इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादातर होते हैं। डिफरेंट जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तो क्या होता है कि उनसे क्लाइमेट में चेंज आना शुरू हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ओज़ोन डिप्लीशन को देखें तो ओज़ोन डिप्लीशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है। और अगर ओज़ोन की डिप्लीशन जहाँ पर हो जाए तो वहाँ पर फिर टेम्परेचर बढ़ जाती है। और टेम्परेचर बढ़ जाए तो बहुत सारे जो प्रोसेस है वो फिर नहीं होती, प्लांट्स पर वो असरात करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन स्किन पर वो असरानंदाज होते हैं और जो वाटर टेबल है वो उसकी वजह से नीचे चले जाते हैं, या जो ग्राउंड वाटर है वो भी उससे ज़्यादा एवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली इन एस्पेक्ट्स की वजह से आता है। वाटर कंटामिनेशन क्या है कि वाटर यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, ये कूलिंग पर्पस कैन रिजल्ट इन टेम्परेचर इंक्रीज इन राइवर वाटर्स। यानी जब कूलिंग पर्पस के लिए ये हम यूज़ करते हैं, ये यूज़ होते हैं। और एसिडिक रेन जब हो जाता है कहीं पर अगर एयर में डस्ट प्रेजेंट हो, वहाँ पर जो एसिडिक पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि वहाँ की रेन में उनकी पार्टिकल्स के साथ जो रेन की ड्रॉप्स हैं उनके साथ वो रिएक्शन कर लेती है, तो उनका पीएच हाई हो जाता है और वो रेन एसिडिक बन जाती है। और जब वो रेन गिरता है, जब वो ज़मीन पर आकर फिर बहता है राइवर्स की तरफ या सी में जाता है, तो वहाँ पर उसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वहाँ की जो लाइफ है यानी फिशेस है या अदर जो एक्वेटिक एनिमल्स है तो उनके लिए वो ख़तरा होता है। तो क्या है कि ये भी एक रेनफॉल एक फिज़िकल फैक्टर है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को कैसे असरअंदाज करते हैं वाटर कंटामिनेशन के थ्रू। इसके अलावा चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ वाटर रन अप और स्नोफेक, यानी हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से या फिर नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से अमाउंट ऑफ वाटर जो है यानी जो ग्राउंड वाटर है उसमें चेंज आता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ग्राउंड का जो वाटर टेबल है वो नीचे चला जाता है, या जो सरफेस ऑफ द वाटर जो ग्राउंड के प्रेजेंट है वो हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से उनमें कमी आ जाती है। स्नो पेक्स जो है वो टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि फ्लड आने का ख़तरा होता है। तो ये एक एनवायरमेंटल एक बिगाड़ हम इसको कह सकते हैं जो कि फिज़िकल या फिर केमिकल एस्पेक्ट्स की वजह से होता है। चेंजेस टू ग्राउंड वाटर चेंज कैसे होते हैं, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से या फिर नेचुरली वाटर की जो लेवल है जो ग्राउंड वाटर है वो या तो अवेलेबल नहीं होता प्लांट्स के लिए, या जो वाटर टेबल है उस तक वो चले जाते हैं, तो फिर वाटर जो प्लांट्स होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते होते।
तो चेंज आता है ग्राउंड की जो वाटर है उसमें, और ये किस वजह से आता है, ये नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से भी आ सकता है और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से भी आ सकता होता है। तो बेसिकली एक फिज़िकल फैक्टर है जो कि हम इसको फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, जो कि असरअंदाज होता है एनवायरनमेंट पर। चेंजेस टू लाइट रेगिम्स, तो ये क्या है कि लाइट की जो कंसंट्रेशन है या जो सनलाइट है वो कितनी अमाउंट में अर्थ की सरफेस तक आती है। कहीं पर ये ज़्यादा आती है, कहीं पर ये कम आ जाती है और कहीं पर ये नॉर्मल। तो जहाँ पर नॉर्मल लाइट प्रेजेंट हो वहाँ पर सारी कम्युनिटीज़ वो नॉर्मल उसकी लाइफ होगी। अगर कहीं पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डस्ट हो, हैज़ हो एयर में, तो वहाँ पर उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और अगर वो बहुत ज़्यादा कम हो तो प्लांट्स के लिए तो जाहिर सी बात है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। अदर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो नहीं होंगे, जो बायोलॉजिकल डिफरेंट मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस है वो नहीं होंगे ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी। चूँकि लाइट की इंटेंसिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होगी। अगर कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर भी एक ऑप्टिमम लाइट की नीड होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ है उनके लिए। तो ये डिफरेंट फिज़िकल और जो केमिकल एस्पेक्ट्स थे जो हमने देखे कि ये एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा इस टॉपिक और जो पिछला लेक्चर था वो आपस में ये कंसेक्यूटिव है और एक लेक्चर के बिना दूसरा लेक्चर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो आप लोग कोशिश करें कि ये दोनों लेक्चर साथ में देखकर याद कर ले। फिर भी अगर इन दोनों लेक्चर्स में या इन दोनों टॉपिक्स में अगर कोई मसला हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।